नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम पवार। हाल ही में सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी घटाया है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे एक्सप्रेस मीडिया समूह के प्रधान संपादक सनत जैन जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में सरकार ने कई वस्तुओं के उस पर जीएसटी कम किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितना क्या असर पड़ेगा? देखिए, वित्त मंत्री जी ने जब जीएसटी की दरों में कमी करने की घोषणा की तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि इससे 30,000 करोड़ रुपए का सालाना सरकार को राजस्व का नुकसान हो सकता है। तो जब 30 लाख करोड़ के आसपास सरकार जीएसटी वसूल कर रही है और खुद वित्त मंत्री जी कह रही सीतारमण जी कि साल भर में 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट होगा, तो जब 30,000 करोड़ रुपए ही कम होने हैं तो इस जीएसटी का जो लाभ है वो आम जनता को कैसे मिलेगा, ये समझ के बाहर की बात है। पिछले 11 वर्षों से जो सरकार चल रही है, इस सरकार को चलाने वाले अब ना तो आईएएस अधिकारी हैं और ना ये ऐसी सरकार है कि जो जन भावनाओं के अनुसार जनता जनार्दन को राहत देने के लिए काम करती हो, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। तो ये जो कारपोरेट होते हैं, जो जैसे कंपनी के विज्ञापन आते हैं, तो कंपनी के विज्ञापन में उन्होंने कहा 0% में आपको ऋण मुक्त गाड़ी मिलेगी। तो हर आदमी मतलब ब्याज पर और गाड़ी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो जाता है वहाँ तो उसकी कीमत में वो उसका ब्याज जुड़ा हुआ होता है और उतनी ईएमआई आपसे लेके और वो आपको 0 फ्री इंटरेस्ट पे गाड़ी दे देते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति 5%, 12%, 18% और 28% की हो रही है। अब 5% में सरकार ने जिन चीज़ों को शामिल किया है उनमें पहले से ही बहुत सारी चीज़ें 5% में थीं, और जो 12 में थीं, जैसे स्कूलों के बच्चों के शिक्षा के लिए या कृषि से संबंधित सामग्री थी या यूरिया वगैरह थी, तो उसके रेट उन्होंने 5% में डाल दिए और वाही लूट ली। लेकिन जो 12% वाले थे उनको 18% में डाल दिया। और ये कंप्यूटर की सरकार है। कौन से टैक्स पिछले 7 साल से जीएसटी में वसूली हो रही है, तो किस दर में कौन सी चीज़ों में कितना टैक्स आ रहा है, ये सरकार के पास हिसाब किताब है। तो उसने उसी हिसाब से 12 को 18 में और 12 से 5 में डाल के, और रही सही कसर एक जो 40% की एक नई दर खोल दी उन्होंने, जिनको अपन बोलते हैं कि लग्जरियस आइटम जो हैं, जो सामाजिक बुराइयों के हैं, और शराब है और भी दूसरी चीज़ें हैं, गुटखा है, ये है वो है, अब इन पर 40% टैक्स लगेगा। लेकिन बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है इसकी। नहीं होती है, यदि ख़राब है तो सरकार उसको बंद करे। लेकिन अब उसमें मान लीजिए 28% लग रहा था, उसको आप 40% में ले गए। तो जो आम जनता है, तो वो गरीब आदमी भी गुटखा खाता है, गरीब आदमी भी बीड़ी पीता है, गरीब आदमी भी सिगरेट पीता है। तो कान कहीं से भी पकड़ोगे आप, सरकार की रेवेन्यू में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। और जो जीएसटी में एक वाहवाही हो गई, सरकार ने ले ली, तो इससे अच्छा इवेंट और इससे अच्छी मार्केटिंग आज तक किसी सरकार ने नहीं की जो ये सरकार कर लेती है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, विपक्ष को जनता की आवाज़ कहा जाता है। राहुल गांधी लंबे समय से इसके पीछे लगे हुए थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, जनता के ऊपर बोझ है, लेकिन काफ़ी अरसे बाद फिर भी सरकार ने ये कदम उठाया। और ये क्यों उठाया अचानक से? किसी भी चीज़ के जब दुष्परिणाम बहुत बढ़ जाते हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब लगातार बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी ने अभी वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया, तो उसको कहीं ना कहीं इस लेवल पे डाउन करना था कि वो वोट चोरी का जो मुद्दा है वो उससे लोगों का ध्यान हट जाए। तो जीएसटी आज की तारीख में आम आदमी से जुड़ी हुई है। मज़दूर भी जो सामान बाज़ार में ख़रीदता है, उसे भी 12%, 18% टैक्स देना पड़ रहा था। उसे ये लग रहा था कि टैक्स के रूप में हमारी बहुत सारी आमदनी जा रही थी। तो ये जो वोट चोरी का मुद्दा था, उसको कंडम करने के लिए कई आर्थिक जानकार ये भी बोल रहे थे कि ये टैरिफ वगैरह का भी इसमें कुछ
असर है अमेरिका टैरिफ का, तो क्या उसको जोड़ के देख सकते हैं जीएसटी को? नहीं, अमेरिकी टैरिफ को जोड़ के जो सरकार ने अभी SEZ को लेकर एक नया निर्णय लिया है। अभी तक जो SEZ के क्षेत्र होते थे, यहाँ पर जो भी सामानों का उत्पादन होता था ये सब विदेशों में निर्यात होता था और इसको भारत में बेचा नहीं जा सकता था, और यदि भारत में बेचना होता था तो उन्हें कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती थी। बिना कस्टम ड्यूटी के बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन अभी सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया है, उसमें उन्होंने ये किया है कि अब SEZ से जो सामान तैयार हो रहा है वो बिना कस्टम ड्यूटी के अब भारत में भी बेचा जा सकेगा। तो जो निर्यात से नुकसान हो रहा है कि जो निर्यात नहीं हो पा रहा 50% टैरिफ के कारण, अमेरिका या यूरोपीय देशों में नहीं जा पा रहा सामान, अब वो सामान भारत में ये SEZ की कंपनियां बेच सकेंगी और वो अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। अच्छा, जनरली हम देख रहे हैं कि जीएसटी कई वस्तुओं पे कम हुआ है, कार वगैरह पे हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जैसे फॉर एग्जांपल हम कार की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे एक कार के ऊपर 45,000 रुपये के करीबन कम हुआ, लेकिन वो जो अपना आफ्टर डिस्काउंट वाला जैसे मार्केट में चर्चा चल रही कि वापस से वो कस्टमर को उसी भाव में पड़ेगी, चाहे वो सरकार को जीएसटी कम दे, वो अपने कई सारे ऑफर्स कम कर देंगे। देखिए, जो GST है, GST का लाभ सरकार को, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तब होगा जब उसकी माल की बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो। महंगाई इतनी बढ़ गई है, कर्ज इतना बढ़ गया है कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी वाहन जो हैं, जैसे अभी वाहनों पे उन्होंने कम किया एक लिमिट के बाद, तो वो वाहन वहाँ पर स्टॉक यार्ड में पड़े हुए थे, बिक नहीं रहे थे, बिक्री कम हो रही थी। तो अब इस लालच में फिर बिक्री बढ़ेगी, तो जो सरकार को 1,80,000 करोड़ या 2 लाख करोड़ या 1,90,000 करोड़ हर महीने GST का जो रेवेन्यू मिल रहा था, तो ये जो महंगाई के कारण या अधिकतम टैक्स के कारण, लोगों की क्रय शक्ति नहीं होने के कारण एक बार फिर लोग उस मार्केट को जाएंगे, खरीदेंगे। तो अभी जो स्टॉक, ये इसको मान लें कि स्टॉक क्लियरेंस सेल है ये। तो यदि सरकार ने जो GST कम की है छोटे वाहनों पे एक लागत तक की कि भाई इस लागत से कम वाली हैं तो उनको हमने 28 से घटा के 18 कर दी, तो उन गाड़ियों की बिक्री बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो सरकार को ये अनुमान है कि इस बढ़ी हुई जो बिक्री होगी उससे हमारी जो भरपाई है वो हो जाएगी। चूँकि आप आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो अभी एक बिजनेसमैन हो चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति हो, तो वो कितने तरह का टैक्स पे कर रहा है सरकार को? पिछले 2 दशक में आम नागरिक के ऊपर हर स्तर पर टैक्स वसूल किया जा रहा है। और जैसे GST जब आया था तो GST का मतलब होता है कि एक ही कर होगा, आयकर भी बंद हो जाना चाहिए था, दूसरे टैक्स भी जो इंटरनल लग रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाने चाहिए थे, और GST की जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नगरीय संस्थाएं जो थीं उन तक वो टैक्स कलेक्शन का पैसा जाना चाहिए था। तो बाकी सारे टैक्स ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन GST में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितना सेंट्रल हिस्सा लेती उतने स्टेट लेते हैं, लेकिन नगरीय संस्थाओं को या ग्रामीण संस्थाओं को कोई पैसा GST का नहीं मिल रहा है। आयकर भी अभी वैसी का वैसी लगा हुआ है। जो जितने टैक्स चल रहे थे अब वो टैक्स में कोई कमी नहीं आई, और पिछले 11 सालों में, मतलब 7 सालों में GST आने के बाद भी हर जगह टैक्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसका उदाहरण इस रूप में ले लें कि अभी नल जल योजना आई, या पंचायतों में अब प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है। हर जगह पर नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, नए नए शुल्क लगाए जा रहे हैं। यदि आपने हेलमेट नहीं पहना है तो 500 रुपये जुर्माना होगा। यदि आप लाइसेंस रिन्यू कराने में 1 दिन भी देर हो गए तो अब वो शुल्क 3,000 रुपये हो गया, जबकि नया लाइसेंस बनाने का शुल्क या लाइसेंस नवीनीकरण का शुल्क 150 रुपये था। लेकिन जुर्माना आपने कितना लगा दिया आदमी के ऊपर? 6 गुना। तो ये भारत सरकार पिछले 1 दशक से 2 दशक से जिस तरीके से शुल्क बढ़ा रही है और जिस तरीके से टैक्स के दायरे बढ़ाते जा रही है कि अब पंचायतों में हमने अनिवार्य कर दिया कि हर घर जल योजना चल रही है, हमने नल उसके यहाँ पहुँचा दिया, अब हम उससे पैसा लेंगे। अब हम यदि सफाई कर रहे हैं तो सफाई कर का पैसा भी हम नागरिकों से अलग से वसूल कर रहे हैं।
नगरीय संस्थाएं भी वसूल कर रही हैं, और वो जो हर महीने आपको शुल्क देना है ठेकेदार को, तो वो 30 रुपये 60 रुपये महीने हर महीने वसूल किया जा रहा है। तो दोहरा नहीं, कई गुना भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर यदि आर्थिक विशेषज्ञों की बात माने तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कमाई का लगभग 65% हमारा पैसा टैक्स के रूप में जा रहा है। अच्छा, इतनी भारी रकम टैक्स के रूप में जा रही, मतलब आम पब्लिक से लेकर बिजनेसमैन कई तरह के टैक्सेस भर रहे हैं, कई सारे आंदोलन होते हैं, लेकिन इसको लेके कभी कोई आंदोलन या कोई जनता आवाज़ क्यों नहीं उठाती सरकार के खिलाफ? जैसा आपने बोला कि एक टैक्स जीएसटी में लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हो नहीं पाया। देखिए क्या होता है, समय होता है। अब समय में एक परिवर्तन आया कि मीडिया जो है वो अपनी भूमिका से हट गया। अब मीडिया में भी कहीं ना कहीं भय है कि वो सरकार के खिलाफ ऐसी कोई भी खबर नहीं चलाएगा जिससे सरकार को परेशानी हो। तो मीडिया से जनता गायब हो गई। अब मीडिया में कहाँ है, केवल सरकार है। जैसे एक राहुल बजाज साहब थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, आज के 5 साल 6 साल पहले उन्होंने कहा कि उद्योगपति सरकार से डर रहे हैं, वो कुछ अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। तो एक जो डर और भय का माहौल बना हुआ है, तो उस डर और भय के माहौल में कोई भी आदमी कुछ कहना नहीं चाहता है। तो जब कहना नहीं चाहता है, तो जब सरकार को लगता है किसी को कोई तकलीफ़ ही नहीं है, सरकार को ये लग रहा है कि सरकार मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है, दे रहे हैं, नहीं होता तो विरोध करते हैं। इस बात को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने लोकसभा में कहा था जब नोटबंदी हुई थी, कि यदि नोटबंदी से लोगों को परेशानी होती तो जनता सड़कों पे आती, विरोध करती। ये विरोध राजनीतिक दल कर रहे हैं, जिनका पैसा 2 नंबर का था और जो नोटबंदी में चला गया, तो वो रो रहे हैं। जनता को कोई परेशानी नहीं, जनता को तो बहुत पैसे मिल रहे हैं। एक प्रचार हो गया कि ये जो नोटबंदी के बाद काला धन आएगा उससे कम 15-15 लाख रुपए गरीबों को मिल जाएंगे। जो मोदी जी ने 2014 में भाजपा का कैंपेन था कि काला धन वापस आएगा और 15 लाख रुपए तक हर खाते में चले जाएंगे, तो लोगों ने नोटबंदी को उससे जोड़ा और उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। लोगों को लगा कि अब ये तो काला धन समाप्त होगा और हमारे खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये जो प्रचार तंत्र होता है, 2 तरीके से प्रचार तंत्र, एक तो सार्वजनिक रूप से किया जाता है और एक अफवाहों के रूप में किया जाता है या वार्ता के रूप में। तो 2000 जब नोटबंदी हुई थी, तब उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले ये बात बड़े पैमाने पर जनता कह रही थी कि अब तो काला धन आएगा और हमारे खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये सत्ता के जो अपने समीकरण होते हैं, जो मार्केटिंग की एक कंसेप्ट है कि जो चीज़ है नहीं उसे आप बता दूं, एक बार लोगों को वो चीज़ घर कर गई तो फिर उसका अस्तित्व जो है लंबे समय तक बना रहेगा। उदाहरण के लिए एक गोरी करने वाली क्रीम आती है, 50 साल से चल रही है, फेयर एंड लवली। अब फेयर एंड लवली ये दावा करती है कि हमारी क्रीम लगाने से आप गोरे हो जाओगे, और वो मैं देख रहा हूँ 50 साल से मार्केट में बिक रही है। उसके कंपटीशन में और भी कई नए ब्रांड आ गए, लेकिन फेयर एंड लवली अभी भी, और कोई भी आदमी आज तक गोरा नहीं हुआ। लेकिन बिना उसके वो घर के बाहर निकलता नहीं है। तो जब फेयर एंड लवली से वो अपना लगा लेगा और उसका जो परफ्यूम है, वो परफ्यूम उसे ये एहसास कराता है कि हाँ अब हम तैयार होके कुछ ठीक ठाक लग रहे हैं, तात्कालिक गोरापन रहता है। तात्कालिक गोरा। तो ये जो सोच होती है मार्केटिंग में, बाजारवाद में, हम जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं भी होती हैं तो वो इतनी बड़ी ज़रूरत बन जाती हैं। तो ये जो बाजारवाद है, तो बाजारवाद का सिद्धांत अब सत्ता में भी आ गया है। सत्ता भी ये जानती कि हमें सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे कौन से उपक्रम करने पड़ेंगे, तो वो बार बार इवेंट्स करती रहती है और लोग उस इवेंट्स में उसके प्रभाव में आते हैं और वो बाकी बातें भूल जाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि देश की आर्थिक नीति में आरबीआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो अभी आरबीआई की क्या स्थिति है? देखिए, आरबीआई की अब कोई भूमिका नहीं रही। सरकार ने जब से वहाँ पर
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बैठाना शुरू कर दिया और ये क्रम बिगड़ा है नोटबंदी के बाद से। तो जैसे ही नोटबंदी हुई और उसके बाद उर्जित पटेल इस्तीफ़ा देके चले गए और उसके बाद जो नियुक्ति हुई वो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की हुई। अब वो सरकार के अंग थे, उन्हें वित्त से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नाम से कोई लेना देना नहीं था। तो अब रिजर्व बैंक एक तरह से जो पहले अलग से एक संवैधानिक संस्था थी जो सरकार को आर्थिक नीतियों को लेकर और पूरे विश्वव्यापी संदर्भों में वो एक नियामक संस्था के रूप में काम कर रही थी, अब उसका वो वजूद ख़त्म हो गया है। अब सरकार जो चाहती है रिजर्व बैंक वो करता है। तो इसका मतलब ये है कि एक स्वतंत्र संस्था नहीं रही और सरकार के इशारे पर रिजर्व बैंक काम कर रहा है। तो आर्थिक व्यवस्था दिनों दिन खराब होती चली जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब रिजर्व बैंक को लेके अब वो वाला साख नहीं है भारत के रिजर्व बैंक की जो आज के 10 साल पहले हुआ करती थी। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सनत कुमार जैन जी ने जीएसटी और आर्थिक मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। नमस्कार।